गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम आपके यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी जो है उसका हम अध्ययन जो है हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसके अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 14 था बायोटेक्नोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट किया था और कल हमने स्टार्ट किया था 15वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू किया था? लेसन नंबर 15 शुरू किया था। लेसन नंबर 15 की बात करें तो इसका नाम मैंने आपको बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या नाम बताया था? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीन अभियांत्रिकी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन आपको इसको समझने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। रटने से इसके शब्द थोड़े से हार्ड शब्द हैं तो वो याद नहीं रहेंगे। तो देखिए, जीन अभियांत्रिकी में मैंने आपको एक रिकॉम्बिनेट डीएनए बताया था, पुनर्योगज डीएनए अर्थात ऐसा डीएनए जो मूल डीएनए, जो मेन डीएनए है, मूल डीएनए है, ठीक है, और कोई बाहरी डीएनए है, ठीक है, उन दोनों का मिक्स रूप क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाता है। और इसको प्राप्त करने के लिए एक टेक्निक काम में ली जाती है, पुनर्योगज डीएनए जैव प्रौद्योगिकी अर्थात रिकॉम्बिनेट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए काम में ली जाती है। अब बात करते हैं जीन अभियांत्रिकी की विधियों की, सामान्य विधियों की। तो सामान्य विधियां बहुत सारी है, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। और कल मैंने आपको बताया था पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंदर 6 जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसके 6 चरण मैंने आपको बताए थे। 6 के 6 जैसे आपके सामने हैं। पहला जो है वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, समझे? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जो डिजायर्ड जीन है उसकी बात हम लोग करेंगे। दूसरा जो है क्लोनिंग वाहक का चयन। दूसरी किसकी बात करेंगे? क्लोनिंग वाहक का चयन, कि यहाँ पे हमने जीन ली, जीन को अलग पहले पहचाना, उसके बाद में उसको अलग किया। पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ये 6 जो मेन हेडिंग रहेंगी इस चैप्टर की, 6 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे किसके? वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण की। इसके अंदर हम वांछित जीन, वांछित मतलब हमारी इच्छा अनुसार ऐसी जीन जो हमें पुनर्योगज डीएनए के लिए सबसे सर्वोत्तम हो, वैसी जीन को क्या कहा जाता है? वांछित जीन। तो वांछित जीन लेंगे, वांछित जीन की पहचान करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद में उसका आइसोलेशन करेंगे, पृथक्करण करेंगे। किसके द्वारा करेंगे वो भी बात करने वाले। दूसरा हम बात करेंगे क्लोनिंग वाहक का चयन। क्लोनिंग वाहक वह होगा जो इस वांछित जीन को दूसरे जीव में ट्रांसफर कर सकेगा। तो वांछित क्लोनिंग वाहक लेंगे, इसकी बात करेंगे कौन कौन से वाहक हैं जो ये कार्य कर पाएंगे। तीसरे बात करेंगे वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। जो वांछित जीन हमने ली है उसको क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तभी तो वो आगे पहुंच पाएगी जिस कोशिका में हम उसको ट्रांसफर करना चाहेंगे। इसके बाद में पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। पुनर्योगज डीएनए का परपोसी का मतलब होता है जिस कोशिका में हमें ट्रांसफर करना हो, जिस कोशिका में हमें क्या करना हो? ट्रांसफर करना हो। जिस कोशिका को पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेट डीएनए की आवश्यकता होती है उसको क्या बोला जाता है? परपोसी कोशिका में गुणन करवाएंगे, उसमें ट्रांसफर कराएंगे। ये काम होने के बाद में क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीव में स्थानांतरण करने की विधियां हम पढ़ेंगे। और लास्ट वांछित जीन की अभिव्यक्ति के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यह आपके इस 15 नंबर चैप्टर अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बताया गया है। तो आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण से पहले इन क्रियाओं के अंदर अर्थात अगर हम बात करें किसकी? रिकॉम्बिनेट डीएनए
रिकॉम्बिनेट डीएनए, ठीक है, मूल डीएनए और बाहरी डीएनए का मिक्स, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इस पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी से पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करने के लिए, पुनर्योगज कॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। अव्यय या किसकी आवश्यकता होती है? उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो उपकरण देखिए कौन से हैं जिनकी भी हम बात करेंगे। मुख्य रूप से 4 उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं रेस्ट्रिकेशन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, 1 नंबर ये है। 2 नंबर अगर हम बात करें तो वाहक होगा, ठीक है, वेक्टर। 3 नंबर अगर हम बात करें तो परपोषी या ग्राही कोशिका जो ग्रहण करेगी, परपोषी या ग्राही कोशिका, परपोषी या ग्राही कोशिका। और अगर हम 4 नंबर बात करते हैं तो वह है जीन बैंक। 4 नंबर क्या है? जीन बैंक, 4 नंबर जीन बैंक। तो इस प्रकार से 4 मुख्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबंध बोल सकते हो, या सीमित अंत न्यूक्लियस एंजाइम भी आप इसको बोल सकते हो। दूसरा वाहक हो गया, फैक्टर। इसके बाद में बात करें तीसरा परपोषी कोशिका या ग्राही कोशिका, ऐसी कोशिका जो इसको ग्रहण करेगी। 4 नंबर बात करें तो जीन बैंक, जहां पे जीन को सुरक्षित रखा जाता है, क्या कहलाती हैं? जीन बैंक कहलाती हैं। तो हम इनकी बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं किसको? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन की बात करते हैं। देखिए 1 नंबर हम इसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। ये लीजिए 1 नंबर, कोई भी अगर समस्या हो, समझ में ना आए तो आप डाउट के अंदर पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण अर्थात आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है? जब जीन की पहचान हो जाती है, मान लीजिए वांछित जीन की पहचान हो चुकी है, वांछित जीन की क्या हो चुकी है? पहचान हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि यही जीन हमें आगे काम में लेनी है। समझ गए बात? मान लीजिए हमारे पास वांछित जीन है, वो हमने पहचान कर ली है। इसके बाद में आइसोलेशन होगा, पृथक्करण होगा। पृथक्करण के लिए अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। पहचान करने के बाद इसको पृथक्करण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में अगर बात करें तो आप इसको प्रतिबंध या सीमित अंत न्यूक्लियस एंजाइम भी बोल सकते हो। यह एंजाइम क्या करता है, इसकी बात करेंगे। यह एंजाइम वांछित जीन को अलग करेगा। क्या करेगा? वांछित जीन को अलग करेगा, अर्थात डीएनए को उसके जो स्थान होगा, स्टेफाइड जो साइट है, वहां से उसको काटेगा। ठीक है, वो भी बात हम करेंगे। तो जीन की पहचान हो गई, उसके बाद में उसका पृथक्करण होगा रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। ये एंजाइम जो है, इसकी खोज जो है 1970 के अंदर, कब? 1970 के अंदर 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था वार्नर आर्बर और दूसरा था हैमिल्टन
ओ स्मिथ, ठीक है। वार्नर और आर्बर बोल सकते हो सीधा, आर्बर और हैमिल्टन ओ स्मिथ ने इस रेस्ट्रिकेशन या रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या की थी, खोज की थी। ये एंजाइम जो होते हैं ये आणविक कैंचियों की तरह कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं? आणविक कैंची की तरह कार्य करते हैं। आणविक कैंची, और कैंची क्या काम आती है? काटने के काम आती है। आणविक कैंचियों की तरह ये कार्य करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये डीएनए को अगर हम बात करें तो डीएनए जो है उसको क्या करते हैं, ये उसके निश्चित स्थल से काटते हैं। कहाँ से काटते हैं? निश्चित स्थल से काटने का कार्य करते हैं। निश्चित स्थल से काटने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये प्राप्त किससे होते हैं, तो प्राप्त की अगर हम बात करें तो ये ई कोलाई, बेसिलस, ई कोलाई इनके अंदर पाए जाते हैं। ई कोलाई जीवाणु, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, कई बार प्रश्न पूछा गया है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसके ई कोलाई हो गया, बेसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। इसके अलावा थर्मस एक्वेटिस आदि में ये पाए जाते हैं। कौन से जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं? आणविक कैंचियों की भांति कार्य करते हैं, डीएनए को निश्चित स्थल से काटते हैं। ई कोलाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस एक्वेटिस आदि के अंदर ये पाए जाते हैं। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, तीनों प्रकारों की हम लोग बात। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार अगर हम बात करें तो टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसको R1 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको R1 भी बोला जाता है। दूसरा टाइप 2, दूसरा होगा टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस, इसे बोलते हैं R सेकंड। थर्ड जो है वो है टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस, इसको बोला जाता है R थर्ड, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं। इसमें अगर हम बात करें R सेकंड की, किसकी बात करें? R सेकंड की अगर टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो पहला 1 नंबर टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस या R1, दूसरा टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस R सेकंड, और थर्ड की बात करते हैं तो टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस अर्थात R थर्ड। इनमें अगर टाइप सेकंड की बात करते हैं तो वो जीन क्लोनिंग व रेस्ट्रिकेशन मानचित्रण में उपयोग लिया जाता है। किसके अंदर? जीन क्लोनिंग एंड रेस्ट्रिकेशन मैपिंग मानचित्रण में इसको काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इको R1 और हिंड सेकंड, इको R1 और हिंड सेकंड, ये नाम होते हैं रेस्ट्रिकेशन एंजाइम के, ठीक है ना। नामकरण हम कल बात करेंगे। तो ये प्रकार हो गए। कल हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात हम करेंगे, अर्थात रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण पढ़ेंगे। जैसे ये इको R1 लिखा है तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके लिए क्या मेथड्स जो है